आप सभी का आपके अपने चैनल ज्योग्राफी विद ऋषि जाट पर स्वागत है। पेश है कक्षा 12 भूगोल डेस्क वर्क मॉडल पेपर 8। मॉडल पेपर 8 उच्च माध्यमिक परीक्षा 2023 कक्षा 12 विषय भूगोल। समय 3 घंटे 15 मिनट। पूर्णांक 56 अंक। खंड ए। प्रश्न 1 बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला, लिंग भूगोल निम्न में से किसका उपक्षेत्र है? ए नगरीय भूगोल, ब आर्थिक भूगोल, स सामाजिक भूगोल, द आवास भूगोल। सही उत्तर है सामाजिक भूगोल। प्रश्न 2 जननांगी के संक्रमण की प्रथम अवस्था से संबंधित हैं। ए में उच्च जन्म दर व उच्च मृत्यु दर, ब में जन्म दर समय के साथ घटना, स में जनसंख्या मंद गति से बढ़ना, द में मृत्यु दर में कमी आना। तो जननांगीय संक्रमण की प्रथम अवस्था से संबंधित है ए उच्च जन्म दर व उच्च मृत्यु दर। ये विशेषता जननांगीय संक्रमण की प्रथम अवस्था की है। प्रश्न 3 तृतीय क्रियाओं में शामिल किया है। व्यापार तृतीय क्रिया है, परिवहन तृतीय क्रिया, संचार तृतीय क्रिया, उपरोक्त सभी। सही उत्तर होगा द उपरोक्त सभी। प्रश्न 4 निम्न में से कौन सा देश है जिसने सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता को देश की प्रगति का आधिकारिक माप घोषित किया है? उत्तर होगा भूटान, द भूटान। भूटान ने सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता को देश की प्रगति का आधिकारिक माप घोषित किया है। प्रश्न 5 डैन्यूब जल मार्ग किस महाद्वीप में स्थित है? यूरोप में। सही उत्तर होगा ब यूरोप। डैन्यूब नदी यूरोप से होकर बहती है। प्रश्न 6 सड़क के साथ साथ मिलने वाली बस्ती प्रतिरूप है? रेखीय प्रतिरूप। सही उत्तर होगा स रेखीय प्रतिरूप। प्रश्न 7 भारत में सबसे अधिक स्त्री साक्षरता वाला राज्य है? ब केरल। प्रश्न 8 चीनी उत्पाद में अग्रणी राज्य है? ए महाराष्ट्र। प्रश्न 9 जनजातीय उपयोजना प्रारंभ की गई? सही उत्तर होगा इसमें ब 1974। ब 1974 ये ब। प्रश्न 2 रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला, प्राथमिक कार्यकलाप करने वाले लोग उनका कार्य क्षेत्र घर से बाहर होने के कारण श्रमिक कहलाते हैं। लाल कॉलर श्रमिक। यहाँ आएगा लाल कॉलर। दूसरा, रिक्त स्थान तृतीय क्रियाकलाप सेक्टर से संबंधित हैं। सेवा सेक्टर। तृतीय क्रियाकलाप सेवा सेक्टर से संबंधित है। यहाँ सेवा सेक्टर आएगा, सेवा। तीसरा, रिक्त स्थान भारत के राज्य में घरों में जल संग्रहण संरचना को बनाना आवश्यक कर दिया गया है। यहाँ आएगा तमिलनाडु। भारत के तमिलनाडु राज्य में घरों में जल संग्रहण संरचना को बनाना आवश्यक कर दिया गया है। अगला प्रश्न, गर्मियों के पश्चात पहली बरसात में का स्तर उत्तरवर्ती बरसातों से कम होता है? तो गर्मियों के पश्चात पहली बरसात में पीएच का स्तर, जल में पीएच का स्तर जो होता है वर्षा के पानी में, पीएच का स्तर उत्तरवर्ती बरसातों से कम होता है, यानी कम पीएच अम्लीय वर्षा। प्रश्न 3 अति लघुतरात्मक प्रश्न। पहला, 1930 से 1960 के दशकों में मानव भूगोल में कौन कौन से उपागम प्रयोग में लाए गए? उत्तर 1930 से 1960 के दशकों में मानव भूगोल में क्षेत्रीय विभेदन तथा स्थानिक संगठन उपागमों का प्रयोग किया गया। प्रश्न 2 सहकारी आंदोलन कौन कौन से देशों में सफलतापूर्वक चला? उत्तर सहकारी आंदोलन पश्चिमी यूरोप के डेनमार्क, नीदरलैंड, बेल्जियम, स्वीडन एवं इटली में सफलतापूर्वक चला। प्रश्न 3 सीपीसीबी का पूरा नाम क्या है? उत्तर सीपीसीबी का पूरा नाम केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है। प्रश्न 4 वायु को प्रदूषित करने वाली किन्हीं 4 विषैली गैसों के नाम बताएं? उत्तर वायु को प्रदूषित करने वाली विषैली गैसें कार्बन मोनोडाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन,
कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड है। खंड ब लघुत्तरात्मक प्रश्न। प्रश्न 4, प्रवास के प्रतिकर्ष कारक और अपकर्ष कारकों में अंतर स्पष्ट कीजिए। उत्तर। प्रतिकर्ष कारक। पहला, प्रवास के प्रतिकर्ष कारकों में वे सभी कारक सम्मिलित होते हैं जो किसी व्यक्ति को अपना मूल स्थान छोड़ने के लिए बाध्य करते हैं या प्रोत्साहित करते हैं। पहला है बेरोजगारी, रहन सहन की निम्न दशाएं, राजनीतिक उपद्रव, प्रतिकूल जलवायु, प्राकृतिक विपदाएं, महामारियां तथा सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन प्रवास के प्रतिकर्ष कारक होते हैं। अपकर्ष कारक। अपकर्ष कारकों में वे कारक शामिल होते हैं जो किसी व्यक्ति को उद्गम स्थान की तुलना में गंतव्य स्थान पर बसने के लिए अधिक आकर्षित करते हैं। काम के बेहतर अवसर, रहन सहन की अच्छी दशाएं, शांति स्थायित्व, जीवन व संपत्ति की सुरक्षा, अनुकूल जलवायु और प्रवास के महत्वपूर्ण अपकर्ष कारक होते हैं। प्रश्न 5, अर्जित मानव विकास स्कोर के आधार पर देशों को कितने समूह में वर्गीकृत किया गया है। उत्तर। अर्जित मानव विकास स्कोर के आधार पर देशों को निम्न 4 समूह में वर्गीकृत किया गया है। पहला है अति उच्च मानव विकास सूचकांक मूल्य वाले देश, जिनका मूल्य सूचकांक 0.800 से ऊपर होता है, यानी 0.800 से ऊपर होता है। दूसरा, उच्च सूचकांक मूल्य वाले देश, इनका सूचकांक मूल्य 0.700 से 0.799 के बीच होता है, यानी 0.700 से 0.799 के बीच होता है। तीसरा, मध्यम सूचकांक मूल्य वाले देश, मध्यम सूचकांक वाले मूल्य, इनका सूचकांक मूल्य होता है 0.550 से 0.699 के बीच, यानी 0.550 से 0.699 के बीच होता है। चौथा, निम्न सूचकांक मूल्य वाले देश अति पिछड़े हुए देश होते हैं ये, इनका सूचकांक मूल्य 0.549 से कम होता है, इनका सूचकांक मूल्य 0.549 से कम होता है। प्रश्न 6, विश्व का व्यस्ततम समुद्री जल मार्ग कौन सा है? इस मार्ग की प्रमुख विशेषताएं बताइए। उत्तर 6, उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग विश्व का व्यस्ततम समुद्री मार्ग है, जिस पर विश्व का 1/4 व्यापार होता है, अर्थात 1/4 व्यापार विश्व का इसी समुद्री मार्ग से हो रहा है। इसकी विशेषताएं। उत्तरी अटलांटिक समुद्री जल मार्ग की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। पहली, ये मार्ग विश्व के 2 औद्योगिक प्रदेशों अर्थात उत्तरी पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका और पश्चिमी यूरोप को मिलाता है। 2, इसे वृहद ट्रंक मार्ग कहा जाता है क्योंकि ये एक लंबा मार्ग है। 3, दोनों तटों पर पतनों और पोताश्रयों की उन्नत सुविधाएं हैं, अर्थात न्यूयॉर्क, लंदन आदि। 4, किसी भी अन्य जलमार्ग की अपेक्षा ये अधिक देशों और लोगों को सेवाएं प्रदान करता है। प्रश्न 7, आदर्श पतन के विकास के लिए आवश्यक भौगोलिक कारक बताइए। उत्तर 7, पतन के विकास के लिए निम्नलिखित भौगोलिक कारक आवश्यक होते हैं। पहला, एक अच्छे सुरक्षित पोताश्रय का होना। 2, गहरे जल में प्राकृतिक पोताश्रय का होना। 3, जहाज़ों को लंगर डालने के लिए पर्याप्त स्थान प्राप्त होना। 4, पृष्ठ प्रदेश से रेल सड़क मार्गों द्वारा जुड़ा होना। 5, धनी तथा उन्नत पृष्ठ प्रदेश होना। 6, अनुकूल जलवायु जिससे पतन संपूर्ण वर्ष भर खुले रह सकें। प्रश्न 8, वस्तु विनिमय तथा मुद्रा आधारित व्यापार में अंतर बताइए। उत्तर, वस्तु विनिमय तथा मुद्रा आधारित व्यापार में अंतर, एक तरफ वस्तु विनिमय है, दूसरी तरफ मुद्रा आधारित व्यापार। वस्तु विनिमय में पहला, वस्तु विनिमय व्यापार का प्राचीन तरीका है।
मुद्रा आधारित व्यापार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का आधुनिक ढंग है। दूसरा, वस्तु विनिमय में वस्तुओं के विनिमय के द्वारा ही व्यापार किया जाता है, जबकि मुद्रा आधारित व्यापार में वस्तुओं का आदान प्रदान मुद्रा के प्रयोग द्वारा किया जाता है। 3. वस्तु विनिमय। वस्तु विनिमय की विधि वर्तमान में भी विश्व की आदिम जातियों में प्रचलित है। 3. मुद्रा आधारित व्यापार विधि विश्व के लगभग सभी देशों में प्रयोग की जाती है। वर्तमान आधुनिक स्वरूप है, इसी का सब जगह प्रयोग होता है। प्रश्न 9, ग्रामीण बस्तियों के कोई 3 प्रतिरूपों का वर्णन कीजिए। उत्तर 9। रेख के प्रतिरूप। इस प्रकार की बस्तियों में मकान सड़कों, रेल लाइनों, नदियों, नहरों और घाटी के किनारे अथवा तटबंधों पर स्थित होते हैं। दूसरा, आयताकार प्रतिरूप। ग्रामीण बस्तियों का ये प्रतिरूप समतल क्षेत्रों अथवा चौड़ी अंतरा पर्वतीय घाटियों में पाया जाता है। इसमें सड़कें आयताकार होती है जो कि एक दूसरे को समकोण पर काटती है। 3. तारों आकार का प्रतिरूप। जिन स्थानों पर अनेक मार्ग आकर एक स्थान पर मिलते हैं और उन मार्गों के सहारे मकान बन जाते हैं, तब वहाँ तारे के आकार की बस्तियों का प्रतिरूप विकसित हो जाता है। प्रश्न 10, जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के कोई 3 उपाय लिखिए। उत्तर 10। पहला, शिक्षा का प्रसार करना चाहिए। 2, सभी क्षेत्रों में परिवार कल्याण जैसे कार्यक्रमों की नवीन विधियों व महत्व को जनमानस तक प्रभावी तरीके से संप्रेषित किया जाना चाहिए। 3, विवाह की औसत आयु में वृद्धि करनी चाहिए जिससे संतानोत्पत्ति काल कम रह सके। प्रश्न 11, प्रवास के कोई 3 नकारात्मक परिणाम बताइए। उत्तर 11। पहला, अनियंत्रित प्रवास के कारण औद्योगिक दृष्टि से विकसित राज्यों में गंदी बस्तियों का विकास होता है। 2, ग्रामीण क्षेत्रों में युवा आयु वर्ग कुशल व दक्ष लोगों का प्रवास ग्रामीण जनसांख्यिकी के संगठन पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। 3, जिन राज्यों से बाह्य प्रवास होता है तथा जिन राज्यों में अंतः प्रवास होता है उन राज्यों को आयु व लिंग संरचनाओं में असंतुलन उत्पन्न हो जाता है। प्रश्न 12, ग्रामीण व नगरीय क्षेत्रों में पारस्परिक विनिमय प्रक्रिया होती है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर 12। नगर मुख्यतः आर्थिक विकास के केंद्रीय स्थल के रूप में कार्य करते हैं। ये अपने निवासियों के साथ साथ समीप की ग्रामीण बस्तियों को भी भोजन और कच्चे माल के बदले वस्तुएं और सेवाएं उपलब्ध कराते हैं। इस प्रकार नगर अपने चारों ओर के क्षेत्रों से परिवहन और संचार के माध्यम से प्रकार्यात्मक रूप से जुड़ा रहता है। ग्रामीण व नगरीय क्षेत्रों के मध्य वस्तुओं और सेवाओं का विनिमय कई बार प्रत्यक्ष रूप से और कई बार मंडी शहरों और नगरों के माध्यम से संपन्न होता है। प्रश्न 13, भारत के प्राकृतिक गैस के खनन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। उत्तर 13, प्राकृतिक गैस भारत में 1984 में गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड गेल की स्थापना सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम के रूप में प्राकृतिक गैस के परिवहन एवं विपणन के लिए की गई थी। सामान्यतः प्राकृतिक गैस को सभी पेट्रोलियम उत्पाद क्षेत्रों में पेट्रोलियम के साथ प्राप्त किया जाता है, किंतु इसके प्रकृष्ट संचित भंडार तमिलनाडु के पूर्वी तट, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा, राजस्थान तथा गुजरात और महाराष्ट्र के अपतटीय कुओं में भी पाए गए हैं। प्रश्न 14, इंदिरा गांधी नहर कमांड क्षेत्र में सतत पोषणीय विकास को बढ़ावा देने के उपाय सुझाइए। उत्तर 14, पहला उपाय, जल प्रबंधन नीति का कठोरता से कार्यान्वयन होना चाहिए। 2, कम पानी वाली फसलों की बुआई को बढ़ावा देना चाहिए। 3, बहते हुए जल क्षति रोकने के लिए उचित उपाय किए जाने चाहिए। 4, वनीकरण वृक्षों की रक्षक मेखला का निर्माण व चारागाह विकास किया जाना चाहिए। 5, जलाक्रांता एवं लवण से प्रभावित भूमि का पुनर्द्वार किया जाना चाहिए। प्रश्न 15, विदेशी व्यापार एवं घरेलू व्यापार में अंतर स्पष्ट कीजिए। उत्तर, एक तरफ विदेशी व्यापार, दूसरी तरफ घरेलू व्यापार। विदेशी व्यापार एक राष्ट्र का अन्य राष्ट्रों से उपयोग की वस्तुओं के लेन देन को विदेशी व्यापार कहते हैं।
घरेलू व्यापार घरेलू उपयोग की वस्तुओं की आवश्यकता की पूर्ति के लिए एक राज्य से दूसरे राज्य में वस्तुओं के आदान प्रदान को घरेलू व्यापार कहते हैं। विदेशी व्यापार में राष्ट्र के आर्थिक विकास को सुदृढ़ बनाने के लिए विदेशों से व्यापार किया जाता है। घरेलू व्यापार में राज्य की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए घरेलू व्यापार की आवश्यकता होती है। खंड 6 दीर्घ स्तरीय प्रश्न। प्रश्न 16 नीचे दिए गए कॉलर रंगों के कार्य की प्रकृति के विषय में लिखिए। पहला लाल, स्वर्ण, श्वेत, सफ़ेद, धूसर, नीला और गुलाबी, इनके बारे में बताना है। तो उत्तर एक तरफ है कॉलर का रंग, दूसरी तरफ कार्य की प्रवृत्ति। इधर लाल रंग, कॉलर का लाल रंग ये आखेट, भोजन संग्रहण, पशुपालन, मछली पकड़ना, वनों से लकड़ी काटना, कृषि एवं खनन कार्य करने वाले जो अपने घरों से दूर रहकर प्राथमिक कार्य करते हैं उन्हें लाल कॉलर श्रमिक कहते हैं। फिर स्वर्ण कॉलर श्रमिक 2 नंबर, नवीन एवं वर्तमान विचारों की रचना, उनका पुनर्गठन, व्याख्यान, आंकड़ों की व्याख्या करना, प्रयोग एवं नवीन प्रौद्योगिकी का मूल्यांकन करने वाले लोग स्वर्ण कॉलर कहलाते हैं। श्वेत या सफ़ेद कॉलर श्रमिक उच्च प्रौद्योगिक उद्योग में पारंगत व्यावसायिक श्रमिक इसमें आते हैं। इसमें कौन से आते हैं? उच्च पारंगत। दूसरा है, अगला है चौथा धूसर। धूसर में श्वेत कॉलर से कम दक्षता वाले व्यावसायिक पुरुष श्रमिक जैसे नाई, घरेलू कर्मचारी, प्रशासनिक सहायक, प्राथमिक शुल्क अध्यापक आदि आती हैं। ये धूसर श्रमिक कहलाते हैं। इनको क्या कहते हैं? धूसर श्रमिक। इसमें केवल पुरुष वर्ग शामिल होता है। 5वां नीला कॉलर श्रमिक, शारीरिक श्रमकार, वास्तविक उत्पादन करने वाले श्रमिक। गुलाबी कॉलर श्रमिक, श्वेत कॉलर से कम दक्षता वाली व्यावसायिक महिला श्रमिक जैसे आया, हेयर ड्रेसर, बेबी सिस्टर, सेक्रेटरी, घरेलू नौकरानी, प्रशासनिक सहायक आदि, यानी महिला सहायक कर्मचारी। 17 भारत के कोई 2 औद्योगिक प्रदेशों का वर्णन कीजिए। उत्तर पहला है गुरुग्राम, दिल्ली मेरठ प्रदेश। खनिजों और विद्युत शक्ति संसाधनों से बहुत दूर स्थित होने के कारण इस प्रदेश में उद्योग छोटे और बाजार अभिमुखी हैं। सॉफ्टवेयर उद्योग इस प्रदेश का प्रमुख उद्योग है। इसके अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनिक्स, हल्के इंजीनियरिंग, विद्युत उपकरण, सूती, ऊनी, कृत्रिम रेशा वस्त्र, हौजरी, शक्कर, सीमेंट, मशीन उपकरण, कृषि उपकरण, रासायनिक पदार्थ, वनस्पति घी उद्योग आदि उद्योग भी वृहत स्तर पर पाए जाते हैं। मथुरा पेट्रोलियम परिशोधनशाला के कारण पेट्रो रसायन उद्योग भी विकसित हो रहा है। इस प्रदेश के आगरा, मथुरा क्षेत्र में शीशे और चमड़े का सामान मुख्य रूप से बनता है। इस प्रदेश के प्रमुख औद्योगिक केंद्रों में दिल्ली, गुरुग्राम, शादरा, मेरठ, मोदीनगर, गाजियाबाद, अंबाला, आगरा और मथुरा मुख्य हैं। कोल्लम तिरुवनंतपुरम प्रदेश देश की खनिज पेटी से दूर स्थित होने के कारण कृषि उत्पाद प्रक्रमण और बाजार अभिमुखी हल्के उद्योगों की इस प्रदेश में अधिकता है। इसमें सूती वस्त्र उद्योग, चीनी, रबड़, माचिस, शीशा, रासायनिक उर्वरक, मछली आधारित उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण, कागज, नारियल रेशा उत्पादन, एल्यूमिनियम और सीमेंट उद्योग महत्वपूर्ण हैं। बागानी कृषि, जल विद्युत और कोच्चि स्थित पेट्रोलियम परिशोधनशाला ने इस प्रदेश के विकास को नया आधार प्रदान किया है। कोल्लम, तिरुवनंतपुरम, अलुवा, कोच्चि अलवाई, एर्नाकुलम, अलापुजा और पुनालूर महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र है। प्रश्न 18 भारत में उपग्रह संचार के विकास और उपयोग बताइए। उत्तर 18 उपग्रह यह संचार का स्वयं में एक अलग माध्यम होने के साथ साथ संचार के अन्य साधनों का भी नियमन करता है। आकृति और उद्देश्यों के आधार पर भारत की उपग्रह प्रणालियों को 2 वर्गों में रखा जा सकता है। प्रथम है इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम इनसेट, दूसरा है इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट सिस्टम IRS। प्रथम इनसेट, इसकी स्थापना 1983 में हुई थी। यह दूरसंचार, मौसम विज्ञान संबंधी अवकलनों
तथा विभिन्न अन्य आंकड़ों एवं कार्यक्रमों के लिए एक उपयोगी बहुउद्देश्य उपग्रह प्रणाली है। दूसरा, भारतीय दूर संवेदन IRS। इस प्रणाली का प्रारंभ मार्च 1988 में हुआ, जब पहला IRS-1A उपग्रह रूस के बैकानूर से अंतरिक्ष में छोड़ा गया था। वर्तमान में भारत ने भी अपना स्वयं का प्रक्षेपण वाहन PSLV पोलर सैटेलाइट व्हीकल विकसित कर लिया है। PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल विकसित कर लिया है। उपग्रह के उपयोग उपग्रहों के विकास और उपयोग के द्वारा संचार तंत्र में एक क्रांति आ गई है। उपग्रह अनेक वर्णक्रमीय समूह स्पेक्ट्रम बैंड को एकत्रित करके विभिन्न उपयोगों के लिए भू स्टेशनों पर संप्रेषित करते हैं। देश में हैदराबाद स्थित नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी NRS से आंकड़ों के अधिग्रहण एवं प्रक्रमण की सुविधा उपलब्ध कराती है। प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन के लिए भी ये बहुत उपयोगी होते हैं। इस प्रकार उपग्रह से प्राप्त चित्रों का मौसम के पूर्वानुमान, प्राकृतिक आपदाओं की निगरानी, सीमा क्षेत्रों की चौकसी आदि के लिए उपयोग किया जा सकता है। खंड 10 निबंधात्मक प्रश्न। प्रश्न 19, आकार एवं कच्चे माल के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण कीजिए। उत्तर 19, आकार के आधार पर खंड 10 निबंधात्मक प्रश्न। प्रश्न 19, आकार एवं कच्चे माल के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण कीजिए। उत्तर 19, आकार पर आधारित उद्योग किसी उद्योग का आकार उसमें निवेशित पूंजी, कार्यरत श्रमिकों की संख्या एवं उत्पादन की मात्रा पर निर्भर करता है। प्रथम है कुटीर उद्योग। ये निर्माण की सबसे छोटी इकाई है। इसमें शिल्पकार स्थानीय कच्चे माल का उपयोग करते हैं एवं साधारण औजारों के द्वारा परिवार के सभी सदस्य मिलकर अपने दैनिक जीवन के उपयोग की वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। इसमें मुख्यतः खाद्य पदार्थ, कपड़ा, चटाइयाँ, बर्तन, औजार, फर्नीचर, जूते एवं लघु मूर्तियाँ उत्पादित की जाती हैं। दूसरा, छोटे पैमाने के उद्योग। इनके उत्पादन की तकनीक एवं निर्माण स्थल दोनों कुटीर उद्योगों से भिन्न होते हैं। इसमें स्थानीय कच्चे माल का उपयोग होता है। रोजगार के अवसर इन उद्योग में अधिक होते हैं, जिससे स्थानीय निवासियों की क्रय शक्ति बढ़ती है। बड़े पैमाने के उद्योग। बड़े पैमाने के उद्योगों के लिए विशाल बाजार, विभिन्न प्रकार का कच्चा माल, शक्ति के साधन, कुशल श्रमिक, विकसित प्रौद्योगिकी, अधिक उत्पादन एवं अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। 2, कच्चे माल पर आधारित उद्योग। दूसरा पॉइंट है कच्चे माल पर आधारित उद्योग। पहला है कृषि आधारित उद्योग। कृषि आधारित उद्योगों में भोजन तैयार करने वाले उद्योग, शक्कर, अचार, फलों के रस, पेय पदार्थ, मसाले, तेल, वस्त्रता, रबड़ उद्योग आते हैं। दूसरा, खनिज आधारित उद्योग। इन उद्योगों में खनिजों को कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है, जैसे एल्यूमिनियम, तांबा, जवाहरात उद्योग आदि। तीसरा, रसायन आधारित उद्योग। इस प्रकार के उद्योगों में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले रासायनिक खनिजों का उपयोग किया जाता है, यथा पेट्रोलियम रसायन उद्योग में खनिज तेल का उपयोग किया जाता है। कृत्रिम रेशे बनाना, प्लास्टिक निर्माण आदि रसायन आधारित उद्योग है। चौथा, वनों पर आधारित उद्योग। वनों से प्राप्त अनेक मुख्य एवं गौण उपज कच्चे माल के रूप में उद्योगों में प्रयुक्त होती है। फर्नीचर उद्योग के लिए इमारती लकड़ी, कागज उद्योग के लिए लकड़ी, बांस एवं लाख उद्योग के लिए लाखों लाख वनों से ही प्राप्त होती है। चौथा, पशु आधारित उद्योग। चमड़ा एवं ऊन पशुओं से प्राप्त प्रमुख कच्चा माल है। चमड़ा उद्योग के लिए चमड़ा एवं ऊनी वस्त्र उद्योग के लिए ऊन पशुओं से ही प्राप्त की जाती है। प्रश्न 19, निम्न पर टिप्पणी लिखिए। पहला है कुटीर उद्योगों की विशेषताएं। दूसरा, परंपरागत बड़े पैमाने वाले औद्योगिक प्रदेशों की विशेषताएं। प्रथम, कुटीर उद्योगों की विशेषताएं। उत्तर में कुटीर उद्योगों की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। प्रथम, कुटीर उद्योग निर्माण की सबसे छोटी इकाई होते हैं। 2, कुटीर उद्योग में शिल्पकार स्थानीय कच्चे माल का उपयोग करते हैं एवं साधारण औजारों द्वारा परिवार के सभी सदस्य मिलकर अपने दैनिक जीवन के उपयोग की वस्तुओं का निर्माण करते हैं। 3, कुटीर उद्योग में तैयार माल
या तो स्वयं उपयोग में लिया जाता है अथवा इसे स्थानीय गांव के बाजार में बेच दिया जाता है। 4. कुटीर उद्योग में उत्पादित उत्पादों की कभी कभी अदला बदली भी की जाती है। 5. पूंजी एवं परिवहन इन उद्योगों को अधिक प्रभावित नहीं करते क्योंकि इनके द्वारा निर्मित वस्तुओं का व्यापारिक महत्व कम होता है एवं अधिकतर उपकरण स्थानीय लोगों द्वारा निर्मित किए जाते हैं होते हैं। 2. परंपरागत एवं बड़े पैमाने वाले औद्योगिक प्रदेश की विशेषताएं। परंपरागत बड़े पैमाने वाले औद्योगिक प्रदेश भारी उद्योगों के क्षेत्र होते हैं जिनमें कोयला खदानों के समीप स्थित धातु पिघलने वाले उद्योग, भारी इंजीनियरिंग, रसायन निर्माण, वस्त्र उत्पादन आदि का कार्य किया जाता है। इनको धुएं की चिमनी वाला उद्योग भी कहते हैं। परंपरागत बड़े पैमाने वाले औद्योगिक प्रदेशों की पहचान बिंदु अर्थात विशेषताएं निम्नलिखित है। पहली विशेषता, निर्माण उद्योग में रोजगार का अनुपात ऊंचा होता है। 2. इनमें उच्च गृह घनत्व है जिनमें घर घटिया प्रकार के होते हैं एवं सेवाएं अपर्याप्त होती हैं। 3. इन प्रदेशों में वातावरण अनाकर्षित होता है जिसमें गंदगी का ढेर व प्रदूषण होता है। 4. बेरोजगारी की समस्या, उत्प्रवास, विश्वव्यापी मांग कम होने के कारण, कारखाने बंद होने के कारण ये परित्यज्य भूमि के क्षेत्र बनते जा रहे हैं। प्रश्न 20. देश में उत्पादित किन्हीं 2 प्रमुख दालों का उल्लेख कीजिए। उत्तर 20. प्रथम है चना। चना देश में प्रमुख दाल फसल है। चना शीतकालीन अर्थात उपोष्ण कटिबंधीय फसल है। चना मुख्यतः वर्षा आधारित फसल है जो देश के मध्य पश्चिमी तथा उत्तर पश्चिमी भागों में रबी फसल ऋतु में बोई जाती है। अतः इनकी कृषि के लिए अधिक वर्षा की आवश्यकता नहीं है। इसकी फसल को सफलतापूर्वक उगाने के लिए वर्षा की केवल 1 या 2 हल्की बौछारें या 1-2 बार सिंचाई की आवश्यकता होती है। देश के कुल बोए गए क्षेत्र के मात्र 2.8% भाग पर ही चने की कृषि की जाती है। उत्तर भारत की खादर भूमि चने की कृषि के लिए अधिक उपयोगी है। चने की फसल के प्रमुख उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना तथा राजस्थान हैं। इसकी उत्पादकता मुख्यतः कम है तथा सिंचित क्षेत्रों में इसकी उत्पादकता में 1 वर्ष से दूसरे वर्ष के बीच उतार चढ़ाव पाया जाता है। हरियाणा, पंजाब, उत्तरी राजस्थान में हरित क्रांति की शुरुआत के कारण चने की फसल क्षेत्र में कमी आई है क्योंकि इसके स्थान पर इन क्षेत्रों में गेहूं की फसल बोई जाने लगी है। दूसरी दाल है अरहर। यह देश की दूसरी प्रमुख खाद्य फसल है। इसे तूर, लाल चना तथा पिजन पी के नाम से भी जाना जाता है। अरहर देश के मध्य एवं दक्षिणी राज्यों के शुष्क भागों में तथा सीमांत भू क्षेत्रों पर बोई जाती हैं। अरहर मुख्यतः वर्षा आधारित फसल है जो खरीफ फसल ऋतु में बोई जाती है। देश के कुल बोए गए क्षेत्र के केवल 2% भाग पर इसकी कृषि की जाती है। देश के अरहर के कुल उत्पादन का लगभग 1/3 भाग अकेले महाराष्ट्र में उत्पादित होता है। इसके अन्य प्रमुख उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश हैं। वर्षा आधारित फसल होने के कारण इस फसल की प्रति हेक्टेयर उत्पादकता बहुत कम तथा अनियमित है। प्रश्न 20 का अथवा भारत में उत्पादित प्रमुख तिलहन फसलों का वर्णन कीजिए। उत्तर, तिलों की कृषि मुख्यतः खाद्य तेल निकालने के लिए की जाती है। देश में मालवा का पठार, मराठवाड़ा, गुजरात, राजस्थान के शुष्क भाग तथा आंध्र प्रदेश के तेलंगाना व रायलसीमा प्रदेश मुख्यतः तिलहन उत्पादक क्षेत्र है। भारत में कुल कृषिगत क्षेत्र के लगभग 14% भाग पर तिलहन फसलों की कृषि की जाती है। देश की प्रमुख तिलहन फसलों में मूंगफली, तोरिया, सरसों, सोयाबीन तथा सूरजमुखी फसलों को सम्मिलित करते हैं। नंबर 1, मूंगफली। भारत विश्व में 19.5% मूंगफली का उत्पादन करता है 2017 के आंकड़ों के अनुसार। यह मुख्यतः शुष्क प्रदेशों की वर्षा आधारित खरीफ फसल है, परंतु दक्षिण भारत में ये रबी ऋतु में बोई जाती है। यह देश के कुल शस्य क्षेत्र के 3.6% क्षेत्र में बोई जाती है। गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश इसके अग्रणी उत्पादक राज्य हैं। तमिलनाडु में जहां भी ये फसल आंशिक रूप से सिंचित है वहां इसकी पैदावार अपेक्षाकृत अधिक है।
परंतु आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में इसकी पैदावार कम है। तोरैया व सरसों। तोरैया और सरसों में ये बहुत से तिलहन सम्मिलित हैं, जैसे राई, सरसों, तोरैया व तारामीरा आदि। ये उपोष्ण कटिबंधीय फसलें हैं तथा भारत के मध्य व उत्तरी पश्चिमी भाग में रबी की ऋतु में बोई जाती है। ये फसलें पाला सहन नहीं कर सकती तथा इनके उत्पादन में वार्षिक उतार चढ़ाव है, परंतु सिंचाई के प्रसार, बीज सुधार तथा प्रौद्योगिकी के साथ इनके उत्पादन में वृद्धि हुई है। इन फसलों के अंतर्गत क्षेत्र का लगभग 2/3 भाग सिंचित है। ये देश के कुल शस्य क्षेत्र के केवल 2.5% भाग पर ही बोए जाते हैं। इनके उत्पादन का 1/3 भाग राजस्थान से उत्पादित होता है। अन्य प्रमुख उत्पादक राज्य हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब है। इन फसलों की प्रति हेक्टेयर उत्पादकता हरियाणा तथा पंजाब में अपेक्षाकृत अधिक है। 3. सोयाबीन एवं सूरजमुखी। ये भारत के अन्य महत्वपूर्ण तिलहन है। सोयाबीन अधिकतर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में बोया जाता है। दोनों राज्य मिलकर देश का लगभग 90% सोयाबीन पैदा करते हैं। सूरजमुखी की फसल का साधारण कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना तथा इससे जुड़े हुए महाराष्ट्र के भागों में है। देश के उत्तरी भाग में यह एक गौण फसल है, लेकिन सिंचित क्षेत्रों में इसका उत्पादन अधिक है। प्रश्न 21, दिए गए विश्व के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित पशुचारित संबंधी देशों को दर्शाइए। पहला है तिब्बत, दूसरा न्यूजीलैंड, तीसरा अर्जेंटीना और चौथा ऑस्ट्रेलिया। अब इन्हें मैप में दर्शाएंगे हम। मैप को ऊपर करते हैं। उत्तर 21, पहला दिखाना है तिब्बत। तो ए में तिब्बत है, तिब्बत बढ़ता है। देखो ये है भारत, और भारत में यहाँ ऊपरी भाग में, भारत और चाइना के मध्य ऊपरी भाग में यहाँ स्थित है तिब्बत। तो यहाँ भर देते हैं हम तिब्बत। ये यहाँ स्थित है तिब्बत, तो यहाँ भर दिया हमने तिब्बत। दूसरा है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया के पास स्थित ये देश है। देखो ये है न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया के पास। यहाँ भर देते हैं हम न्यूजीलैंड। फिर है अर्जेंटीना, यह पड़ता है दक्षिण अमेरिका। यह है दक्षिण अमेरिका के दक्षिण में, और दक्षिण अमेरिका दक्षिण में ये स्थित है अर्जेंटीना। ये है पूरा अर्जेंटीना ये। तो यहाँ पर देते हैं हम अर्जेंटीना। द में है ऑस्ट्रेलिया, और ये ऑस्ट्रेलिया रहा पूरा। ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया देश, ये ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पर देते हैं हम ऑस्ट्रेलिया। इस तरह मैप पूरा हुआ। 22, दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित महानगरीय क्षेत्रों को दर्शाइए। ए जयपुर, ब दिल्ली, स हैदराबाद और द पुणे। उत्तर पहला है ए जयपुर। तो जयपुर राजस्थान में, और कहाँ भरना है हमें। देखो राजस्थान का ये जो भाग है, इससे इस तरफ है और इसके इस तरफ, ये दोनों स्थान जहाँ मिल रहे हैं, यहाँ स्थित है जयपुर। तो यहाँ भर देते हैं हम जयपुर। यहाँ हमने जयपुर भर दिया, यहाँ जयपुर लिख दिया, ये जयपुर। दूसरा है दिल्ली। दिल्ली राजस्थान के इस भाग और इस तरफ ये भाग, इन दोनों के ठीक मध्य में यहाँ स्थित है दिल्ली। तो यहाँ भर देते हैं हम दिल्ली। तो यहाँ हमने भर दिया दिल्ली है, यहाँ दिल्ली भर देते हैं। ठीक है, यहाँ दिल्ली हो गया। अगला है हैदराबाद। हैदराबाद तेलंगाना में, यह है तेलंगाना। तो तेलंगाना में यहाँ स्थित है हैदराबाद, जो तेलंगाना की भी राजधानी भी है और आंध्र प्रदेश की भी है। ये यहाँ भर देते हैं हैदराबाद। द में पुणे। पुणे ये यहाँ है मुंबई, और मुंबई के जस्ट नीचे स्थित है पुणे। यहाँ भर देते हैं हम पुणे। ये हो गया पुणे। इस तरह ये मैप पूरा हुआ। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।